Welcome to everyone. My name is Abhishek Kumar Jain, Faculty of Political Science and International Relations, and I have secured one of the highest mark in PSI optional. So today's topic will discuss about the BRICS. ब्रिक्स के बारे में आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज. बट मेरे लेक्चर में आप लोगों को मिलेगा ब्रिक्स को लेके क्या पर्सपेक्टिव आज हम जनरेट कर सकते हैं. रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा ब्रिक्स को एक्सपांड कर दिया गया है ब्रिक्स प्लस के अंदर. तो यहाँ से आप सीखोगे कि चाइना का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों रीज़न है कि यहाँ पे ईरान को भी लाया जा रहा है, सऊदी अरेबिया को भी लाया जा रहा है, इथोपिया एंड इजिप्ट. सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस. तो फर्स्ट थिंग बेसिकली जो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिक्स बेसिकली क्या है. जो इनिशियली जब ब्रिक्स था आपका, तो यहाँ पर केवल और केवल 4 कंट्रीज थी. दैट इज़ BRIC ब्रिक. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना. 2010 के अंदर यहाँ पे साउथ अफ्रीका का एडिशन होता है और ये कम्प्लीटली क्या बन जाता है, ब्रिक्स ग्रुपिंग आपका बन जाता है. अब एक चीज़ में ध्यान रखना, अभी रिसेंटली इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिसेंटली जो 15th सबमिट हुई है ब्रिक्स की, ये कहाँ पर हुई है. रिसेंटली जो 15th सबमिट है ब्रिक्स की, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी साउथ अफ्रीका के अंदर. और साउथ अफ्रीका में यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुई है जिसको बोला जाता है जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन. मैंने आपको सबसे पहले बताया एक ग्रुप है जहाँ पे इनिशियली क्या थी, 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड थी, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छे थे. 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये ध्यान रखना, इसका जो मेजर पर्पस है ये इकोनॉमिक पर्पस के लिए जो बना था इनिशियली. आज आप देखोगे कि रिसेंट समिट के अंदर अपन ने ब्रिक्स को एक्सपांड करने की बात कही है, ब्रिक्स टू ब्रिक्स प्लस. इसके लिए चाइना 2017 से ट्राई कर रहा है कि ब्रिक्स को एक्सपांड करके ब्रिक्स प्लस बना दिया जाए. आप देखोगे 1 जनवरी 2024 से कुछ कंट्रीज़ आपको ब्रिक्स में और देखने को मिलेगी. अभी तक 5 कंट्रीज़ थी. अब आप देखना कि कुछ जो कंट्रीज़ का एडिशन हुआ है वो कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगी. आप सोचो, मैं आपको ग्रुप बना के लिखा रहा हूँ, ईरान एंड सऊदी अरेबिया दोनों एक दूसरे की राइवल है, लेकिन चाइना चाहता है दोनों को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना. तो चाइना अपनी वेस्ट एशिया के अंदर फुटप्रिंट को एक्सपांड कर रहा है. इवन सोचो, चाइना 2 कंट्रीज़ के बीच में पीस भी करवा रहा है वेस्ट एशिया के अंदर. तो पहले एक ज़माना था जब वेस्ट एशिया या तो यूएसए से गवर्न होता था, यूएसएसआर से. आज चाइना की फुटप्रिंट इस रीजन के अंदर बढ़ रही है. ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का भी डिप्लोमेटिक एडवांटेज काफ़ी स्ट्रेंथन होगा ब्रिक्स को कन्वर्ट करने से ब्रिक्स प्लस. बस चाइना को एडेड एडवांटेज है यहाँ पे, पहली चीज़. दूसरी आप देखो यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखोगे इजिप्ट हो गया आपका, इथोपिया हो गया. आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल इजिप्ट के प्रेसिडेंट इंडिया के रिपब्लिक डे पे गेस्ट के रूप में भी आए थे. तो इंडिया इजिप्ट रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इजिप्ट एक स्ट्रेटजिक लोकेशन कंटेन करता है रेड सी के अंदर, जहाँ से आप रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो. और आप देखोगे ये इंडियन ओशन का एक गेटवे के तौर पे भी माना जाता है. तो इजिप्ट हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंस है और ये इजिप्ट के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा है. तो ईरान, सऊदी, ये तो हो गए बेसिकली आपके वेस्ट एशिया से. इजिप्ट और इथोपिया बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो आपकी लैटिन अमेरिका से या साउथ अमेरिका से, जिसका नाम है अर्जेंटीना. आप सोचो कि आपका जो अर्जेंटीना है, अभी तक बेसिकली जब भी इंडिया लैटिन अमेरिका की बात करता था केवल हमारा फोकस ब्राज़ील तक ही रुक जाता था. लेकिन अर्जेंटीना के ब्रिक्स में आने से हमारा लैटिन अमेरिका का जो होराइजन है वो और ज़्यादा एक्सपांड होगा. तो लैटिन अमेरिका में भी हमारी आउटरीच बढ़ेगी. अभी तक सोचो इंडिया की कोई डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है लैटिन अमेरिका को लेकर. तो अर्जेंटीना के यहाँ से आने से हमारी एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो लैटिन अमेरिका से बढ़ना स्टार्ट होगा. तो आप सोचो, चाहे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हो, चाहे बेसिकली आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, चाहे बेसिकली आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो, हमारा होराइजन एक्सपांड हो जाएगा. और अभी तो और भी कंट्रीज़ ब्रिक्स के अंदर आने वाली है जो ब्रिक्स प्लस का पार्ट बनेगी और ब्रिक्स प्लस एक बहुत बड़ा ग्रुपिंग हो जाएगा. एक और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस आपको बताता हूँ. चाइना ब्रिक्स को देखता है एज ए एंटी वेस्टर्न ग्रुप और इंडिया देखता है एज ए नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन. दोनों में बहुत फ़र्क है. हम ब्रिक्स को एंटी वेस्ट कोएलिशन के रूप में नहीं देखते. हम देखते हैं कि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं है, लेकिन ये एक जो अलायंस है ये नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ का अलायंस है. ये एक अलायंस है जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बूस्ट करता है. तो ये भी एक पर्सपेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना और इंडिया के रेस्पेक्ट में. आप सोचो, चाइना ब्रिक्स को कैसे देख रहा है. चाइना ब्रिक्स को देख रहा है एज ए एंटी वेस्ट अलायंस के फॉर्म में, एंटी वेस्ट अलायंस. और इंडिया देखता है एक नॉन वेस्टर्न अलायंस के फॉर्म में. तो ध्यान रखना, दोनों के पर्सपेक्टिव में भी यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगा ब्रिक्स को लेके. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिकली आप देखोगे,
ब्रिक्स को अगर और भी आप एनालाइज करते हो तो ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन है उसके पीछे का पर्पस है जो आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनकी हेजेमनी को कम करना। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको कोई लोन लेना होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आपको किसको अप्रोच करना पड़ता है? आपको वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक्स। लेकिन हम चाहते हैं ब्रिक्स के अंदर दो मैकेनिज्म आप लोगों ने देखे होंगे। ब्रिक्स में बेसिकली 2014 की जो ब्रिक्स की समिट हुई थी वो हुई थी आपकी ब्राज़ील के अंदर, और वहाँ पे बेसिकली एक मैकेनिज्म बनाया गया जिनका नाम थे, एक तो एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई के अंदर, और दूसरा बेसिकली ब्रिक्स कॉन्टिनेंट रिजर्व अरेंजमेंट। इसका मतलब है कॉन्टीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट का मतलब है जब भी हमें इमरजेंसी के अंदर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो अब हमारी जो रिलायंस है वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फंडिंग तो देते हैं लेकिन साथ साथ में कंडीशन भी लगा देते हैं। जैसे आईएमएफ ने भी श्रीलंका को फंडिंग दी तो कंडीशन लगा देगा, इकोनॉमी को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा, लिबरलाइजेशन करना होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी को फॉलो करना होगा। तो बेसिकली वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस की हेजेमनी को कम करने के लिए ये रीजनल अलायंसेस बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्रिक्स में आप देखोगे, कभी आपको डाउट हो कि ब्रिक्स की समिट कहाँ पर होगी, बहुत ईजी है निकालना ब्रिक्स की समिट। आपको अगर एक भी वर्ड पता है, एक भी वर्ड का मतलब अगर आपको पता है कि 2021 की जो ब्रिक्स की समिट हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है, अगर आपको पता है तो इजीली आप बता सकते हो आगे वाली समिट कहाँ पर होगी, चाइना के अंदर। मतलब 2022 आप चेक करना, 2022 की समिट चाइना में है, और रिसेंट जो मैंने आपको बोला था साउथ अफ्रीका के अंदर 2023 की समिट हुई है जोहान्सबर्ग के अंदर। इसके आगे वाली कहाँ पर होगी, वापस से यहाँ पर, मतलब 2024 की समिट कहाँ पर होगी, बेसिकली आपकी ब्राजील के अंदर। फर्दर बेसिकली 2025 की समिट कहाँ पर होगी, आपकी रशिया के अंदर। तो ये पूरा का पूरा रोटेशन बेसिस पे चलता है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट समिट कहाँ पर होने वाली है। तो ब्रिक्स का ये कुछ एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा, और ब्रिक्स का ब्रिक्स प्लस होने को काफ़ी एडवांटेज है। इंडिया आप देखो सऊदी और ईरान को इजीली बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि सऊदी बेसिकली किसका राइवल है, ईरान का, क्योंकि सऊदी सपोर्ट करता है यूएसए को, और ईरान बेसिकली क्या है, एंटी वेस्ट कंट्री माना जाता है जो बेसिकली यूएसए के अगेंस्ट में। यूएसए ने सैंक्शंस भी लगा दिए थे, और यूएसए ने एक एक्ट भी पास करा था जिसका नाम है काटसा एक्ट। काटसा का मतलब काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसमें ईरान का भी नाम था। तो ईरान के साथ बेसिकली इंडिया रिलेशंस में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो ब्रिक्स प्लस में एक्सपांड होना बहुत सारे होराइजन्स को दिखाता है। तो इस तरह से ब्रिक्स का एनालिसिस करके आप अपने आंसर्स में अलग अलग पर्सपेक्टिव डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।